Hello students, so welcome in Bodhisattva Learning. So today we are going to do part 2 of the chapter 3 that is changing our earth. पहली वीडियो हम लोग कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, उसमें फोकस और एपी सेंटर पढ़ा था और आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ फ्रॉम हेयर. नाउ अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. अर्थक्वेक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. और हम लोग अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं बट जो उसका असर होगा वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम लोग, मतलब बाय टेकिंग क्योर. ओके, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. मतलब प्रिवेंशन, खुद को प्रिवेंट करेंगे हम लोग तो हम लोग मेनली डैमेज से हम लोग खुद को बचा सकते हैं. some common earthquake prediction methods adopt locally by people. फिर आप कह सकते हैं कुछ लोग लोकली प्रिडिक्शन करते हैं एनिमल्स का बिहेवियर देख के, फिशेस का बिहेवियर देख के. स्नेक सरफेस से बाहर आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ अब अर्थक्वेक आ रहा है. ठीक है, तो दीज ऑल आर समटाइम्स सम काइंड्स ऑफ प्रिडिक्शन जो लोग करते हैं. ठीक है, ठीक. फिशेज इन द पॉन्ड्स गेट एगिटेटेड, स्नेक्स कम्स टू द सरफेस. सो ये कॉमन प्रिडिक्शन है लोगों की. Now this is the box. This is a kind of a case study. Case studies always helps you to understand the topic more deeply. So this case study is all about the earthquake. Number 1 is एक massive earthquake आया जो 6.9 था रिक्टर स्केल पे. ये रिक्टर स्केल क्या होती है? ये मेजर करती है earthquake का मैग्नीट्यूड. ओके, तो this case study 1 is all about a massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale. 6.9 मेजर करता है रिक्टर स्केल पे. 26 जनवरी 2001 को आया. सेकेंड इज़ द स्कूल वर्ड्स अफेक्टेड. स्कूल अफेक्ट हुआ, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उसमें 971 स्टूडेंट्स थे और 31 टीचर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को लॉस्ट कर दिया, मतलब वो डेड हो गए. ठीक है, अभी डेड कैसे होगा? कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स करेगी, है ना. अब टेरेस गिरेगा, छत उनके ऊपर पूरा गिरेगा तो ऑफकोर्स कोलैप्सिंग की वजह से उन लोग की डेथ हो जाएगी. एंड द थर्ड इज़ ऑल अबाउट, let me crop. 3 days after the quake, concern rose about the food blankets. अब 3 दिन के बाद अब कंसर्न आने लगी कि भाई फूड और ब्लैंकेट्स प्रोवाइड की जाए. ठीक है, मेडिकल सप्लाईज सबको नहीं पहुंच रही थी. ओके, तो ये सब कंडीशंस है. क्या सिनेरियो होता है अर्थक्वेक आने पे, तो ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं. नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वर नॉकड आउट. मतलब भाई फ़ोन लाइंस हो गए, वाटर पाइपलाइंस हो गए, ये सब मतलब ये सब अच्छे से रन नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. फायर इन द सिटी. अब सिटी में फायर कैसे लगी? हंड्रेड्स ऑफ फायर्स स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड. तो देखिए सिटी में फायर भी हो जाती है कभी कभी. चारकोल कुकर्स जो होते हैं ओवरटर्न्ड अगर हो गया तो फायर की भी कंडीशंस आ जाती हैं. एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन. ठीक है, जिस जोन में अर्थक्वेक आया है उस जोन में क्या हो गई? एमरजेंसी डिक्लेयर. ठीक है. नाउ द सेवेंथ इज़ द CM's अपील टू द सेंटर. CM सेंटर में अपील कर रहे हैं. गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प. जो CM होगा जिस स्टेट का, ये केस स्टडी में गुजरात की बात कर रही है. तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिज़ास्टर. सेंटर मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनसे अपील किया कि हमें हेल्प करो, हमारे स्टेट को हेल्प करो. ओके, तो दिस इज़ अ केस स्टडी जो एक सिनेरियो बता रहा है कि अर्थक्वेक आती है तो क्या क्या सीन हो जाता है. तो ये 7 स्टेप्स में आपको सिनेरियो डिस्कस किया गया है. सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट बॉक्स. दिस बॉक्स इज़ अबाउट द मेजरमेंट. कैसे मेजरमेंट होता है अर्थक्वेक का? तो पहला टर्म हम लोग का सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ क्या है? एक मशीन है जो अर्थक्वेक को मेजर करती है. ठीक है. एंड सेकेंड टर्म जिस पे हमें फोकस करना है वो है रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल क्या होता है? ये रिक्टर स्केल एक ऐसी चीज़ है जो आपका मैग्नीट्यूड बताती है कि अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड से आया है. ओके, क्या बताती है रिक्टर स्केल? मैग्नीट्यूड, अमाउंट. ओके, अर्थक्वेक जब 2 पे होता है, अगर रिक्टर स्केल पे अगर 2 पे शो कर रहे हैं तो वो थोड़ा लेस होगा और कुछ ही लोग फील कर पाएंगे, बहुत लिटिल होता है. ठीक है. और अर्थक्वेक अगर 5 पे होता है तो वो कुछ डैमेज ज़रूर लाता है. ये बहुत ज़्यादा ही होता है, इसे कह सकते हैं, मतलब कि डैमेजेस बहुत होने के चांसेस होते हैं. और अर्थक्वेक अगर 6 पे होता है तो ये हायर मैग्नीट्यूड का है, कंसिडर्ड वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, और 7 पे होता है तो भाई पूरा डिवास्टेटिंग होता है ये. ठीक है, इसे मेजर अर्थक्वेक कहते हैं. तो पहला आप समझ लीजिए, इसे क्लासीफाई कर लीजिए. फर्स्ट इज़ ऑन 2, सेकेंड इज़ ऑन द 5 एंड थर्ड इज़ 6 एंड फोर्थ इज़ 7. ये स्टेजेस हैं अर्थक्वेक के.
टू मतलब लो होता है, थोड़ा सा लो ही मतलब कि फील होता है, किसी को फील हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, बहुत लिटिल होता है। और 5 में कुछ डैमेज क्रिएट करता है। 6 तो हायर मैग्नीट्यूड है, इसमें भी डैमेज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये भी। और 7th क्या है, पूरा ह्यूज डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डन। व्हाट इज सिस्मोग्राफ एंड व्हाट इज रिक्टर स्केल, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ this is again an case study, an activity. Now next is the earthquake preparedness. earthquake आती है या नहीं आती, आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर रखना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन कब आ रही है, हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करके रखना है। तो पहली बात ये है कि अगर earthquake आ रही है, अगर आपको न्यूज़ में पता चल रहा है या रिलेटिव से पता चल रहा है, किसी से भी पता चल रहा है, तो आपको क्या करना होता है, सेफ स्पॉट ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे किचन का काउंटर हो गया, ठीक है, जिस पे आप लोग खाना बनाते हो, उस काउंटर के नीचे आप छुप सकते हो, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस जहाँ आग लग जाती है, जैसे कि सिलेंडर वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। और चिमनीज से दूर रहना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखेगी कि कोई डिस्ट्रक्शन और डैमेज आपको ना हो, आप अपनी लाइफ लॉस ना कर सको। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि कभी भी अर्थक्वेक आता है तो हमें अपने रूम के एक कॉर्नर वाली वॉल पे चले जाना चाहिए, जहाँ पे स्पेशली पिलर्स होते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे चले जाना चाहिए या फिर यहाँ पे चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाय मिस्टेक अगर छत अगर अर्थक्वेक की वजह से टूटती है तो वो ऐसे गिरेगी, आप बच जाओगे, ठीक है। नॉट इन एवरी केस, पर मेनली कहा जाता है। नाउ दिस इज बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है कि नहीं। एकदम कहते हैं ना कि जब कोई डिज़ास्टर आता है तो लोग डर जाते हैं, एकदम डर की वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं, ये मतलब था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो जो लैंडस्केप होती है वो कंटिन्यूसली चेंजेस में जाती है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो लैंडस्केप कैसे चेंजिंग में जाती है, एक तो प्रोसेस होता है वेदरिंग और एक प्रोसेस होता है इरोजन। यही दो चीज़ें जिसकी वजह से वो ज़्यादा चेंजेस में जाती है। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स जब टूटती हैं तो एक न्यू लैंड फॉर्म क्रिएट करती है, एक न्यू टाइप की चीज़ क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो वेदरिंग की वजह से भी हमारी जो लैंडस्केप है उस पर असर पड़ता है, ठीक। और इरोजन आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इरोजन से कैसे असर करता है। इरोजन मतलब डिफॉरेस्टेशन जब हम लोग करते हैं, जब ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, तो जो ट्रीज़ होती हैं उनकी रूट्स होती हैं, वो हमारी अर्थ की जो अपर पास जो क्रस्ट है उसको बहुत अच्छे से, अपर सॉइल को है ना, उसको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती है। अगर आप ट्रीज़ को काट दोगे तो नॉर्मल ऐसे लेयर बनेगी, ठीक है। अगर बारिश आ गई है ना, रेन हो गई, ठीक, अगर ये लाइक नॉर्मल है, यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर बारिश हो गई, ठीक, आंधी तूफान आ गया, तो क्या होगा, ये सॉइल है ना हवा के साथ उड़ती चली जाएगी, पानी के साथ बहती चली जाएगी, ठीक है। तो इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो हमारी जो लैंडस्केप्स है वेदरिंग और इरोजन्स के द्वारा ये अफेक्ट करती हैं, ठीक है। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। जो इरोडेड मटेरियल मतलब जो मटेरियल निकल जाता है सॉइल में से, उड़ जाता है, वो कैसे ट्रैवल होता है, वाटर से, विंड से ट्रैवल होता है, इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और जाके फिर कहीं डिपॉजिट हो जाता है तो एक ड्यून फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग इरोजन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। नाउ वर्क ऑफ रिवर कैसे वर्क करती है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। वी हैव नॉट टू लीव द बॉक्स। तो हम लोग वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में 1000 से ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। तो जिसमें से जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है उसे एंजल वाटरफॉल्स कहते हैं, जो कि वेंजुलिया में है, जो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। दिस इज साउथ अमेरिका, ओके। एंजल फॉल्स विच इज़ प्रेजेंट इन वेंजुलिया इन साउथ अमेरिका, ठीक है। कहाँ है एंजल फॉल्स, वेंजुलिया, साउथ अमेरिका। इन अदर वाटरफॉल्स आप नियाग्रा फॉल्स देखो, अदर दूसरी जो वाटरफॉल्स है हमारे वर्ल्ड की जो मेजर वाटरफॉल्स है उसकी बात हो रही है। तो जो दूसरी है एंजल के बाद नियाग्रा वाटरफॉल्स है, जो बॉर्डर पे लोकेट करता है कनाडा, ठीक, ये बॉर्डर बन गया इसी के बॉर्डर पे, और यूएसए, इन लोग के बॉर्डर पे ये वाली वाटरफॉल है। कौन सी वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल्स, ओके। नियाग्रा वाटरफॉल्स प्रेजेंट बिटवीन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विक्टोरिया फॉल्स। जो विक्टोरिया फॉल्स है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, ठीक है। दिस इज़ जाम्बिया, ठीक है, और ये जिम्बाब्वे है, कंप्लीट कर लीजिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये कौन सी वाटरफॉल हुई, विक्टोरिया वाटरफॉल हो गई। ना नेक्स्ट, तो वाटरफॉल होती क्या है,
वाटरफॉल क्या होती है, जब लाइक बहुत ज़्यादा हाई स्लोप से, अगर हाई मतलब कि जो हाई एल्टीट्यूड से वाटर नीचे फॉल करता है लोअर एल्टीट्यूड पे, तो वो ही वाटरफॉल कहलाती है, ठीक है। तो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स एंड द लैंडस्केप्स व्हेन द रिवर टम्बल्स एट द स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो यही है कि ये एक हाई एंगल से लोअर एंगल पे गिरता है, उसी को वाटरफॉल कहते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स। अब रिवर जैसे कि अब जब नदी बहती है तो वो ट्विस्ट फॉर्म करती है, ठीक है ना। अब नदी बहेगी तो अपना अपना रास्ता वो एक पत्थर से टकराएगी तो दूसरा रास्ता फॉर्म करेगी, तो है ना। तो यहाँ पे आप फोटोज़ में देख रहे हो कि ऐसे ऐसे ट्विस्ट फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो उसी ट्विस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मीएंडर्स, ठीक है। द ट्विस्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर flowing river is called as meanders. Now, due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop come closer and closer. देखो कंटिन्यूली, देखो रिवर यहाँ से लाइक एक जगह से यहाँ से रिवर स्टार्ट हुई फ्लो करना, ठीक है। तो ये अपने साथ साथ सॉइल को भी लेके जाएगी, कुछ कंकड़ पत्थर लेके जाएगी, ठीक है। ले जाते जब एंड तक पहुँचती है ना, तो वो क्या हो जाता है, डिपोजिशन की वजह से उसकी जो ब्रेथ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो लो हो जाती है, ठीक है। डिपोजिशन की वजह से वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक। और वो एक लूप फॉर्म कर लेती है बहुत क्लोज, और फिर धीरे धीरे बहुत टाइम तक चलते रहता है ये सिलसिला। और उसके बाद बहुत सारे वो मतलब लूप्स फॉर्म करती है, कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मीएंडर लूप्स कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। और ये जो रिवर है ये आप मतलब कि ऐसे चलता रहता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये मतलब कि एक नैरो फॉर्म कर लेती है, जिसके बाद ये यहाँ से क्लोज हो जाती है और एक अलग से लेक फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सबॉ, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑक्सबॉ लेक, ठीक। ये जो मिएंडर्स हैं ये चलते क्या होता है, जो टर्न्स वापस से नैरो हो जाता है और उसके बाद वो एक ऑक्सबॉ फॉर्म कर लेता है जहाँ पे वाटर डिपॉजिट हुआ है। नाउ एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, और ऐसा समय भी आता है, आप आजकल न्यूज़ में सुन रहे होंगे, एज इट इज़ द रेनिंग सीजन। तो लाइक आसाम में और महाराष्ट्र में मेनली आजकल फ्लडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जो रिवर्स हैं ओवरफ्लो करती हैं, मतलब ओवरफ्लो मतलब इनका जो किनारा है, किनारे से ज़्यादा मतलब ऊंचा पानी हो जाता है तो वो इधर उधर बहने लगता है, तो इसी को ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर कहते हैं, ठीक है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल। जैसे कि अब उसमें बाढ़ आ गई तो उसके अंदर बहुत सारे मतलब फाइन डिपॉजिट्स हो जाएंगे सॉइल के, ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल के, वो सेडिमेंट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। हमने चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 2 में सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, वो रॉक्स होती हैं जो डिपॉजिशन के बाद फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट फॉर्म कर लेता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और जैसे कि ये रिवर है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वापस से, ये रिवर है, ठीक है, और बारिश हुई, पूरा ओवरफ्लो होने लगा रिवर, ठीक है। दिस इज़ आवर रिवर, बारिश हुई तो इसमें ओवरफ्लोइंग हुई, ठीक। तो क्या होगा, तो ये रिवर है, यहाँ पे ये सब ड्रेन हो रही है, ठीक है। तो ये जब रिवर अपने बैंक्स के लेवल पे आ जाएगी, ठीक है, ये किनारों के लेवल तक अगर पूरी फिल हो गई तो क्या होगा, ये ओवरफ्लो करेगी, है ना, पानी फिर बाहर एक्सिट करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो वाटर में, जो रिवर में जो भी कंकड़ वंकड़ होंगे वो प्लेन्स पे फैल जाएंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। इसी से क्या होता है, फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन होती है, और ये बहुत फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है। द रेस बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और जो बैंक्स भाई उठ गए हैं ना, उठ नहीं गए मतलब वाटर उस बैंक के बराबर हो गई है, तो उसको क्या कहेंगे, उस स्थिति को क्या कहेंगे, लीव्स कहेंगे, ओके। एज द रिवर्स अप्रोचेज द सी, और जैसे जैसे रिवर सी से अप्रोच करेगा, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये रिवर बह रही है, ठीक, जैसे वो सी के पास अप्रोच करेगा तो जो रिवर की वाटर की स्पीड होगी ना वो डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे जैसे वो सी के पास पहुंचता है तो क्या होता है, जो लाइक दिस इज़ द मेन रिवर, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, देखिए मेन रिवर है, ठीक। ये जैसे जैसे सी की तरफ अप्रोच कर रही है, ओके, सी की तरफ ये अप्रोच कर रही है तो बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई है, देखिए ये सब स्ट्रीम्स बन गई हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी स्पीड है ना स्लो हो जाती है। द रिवर बिकम स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट्स इट्स लोड, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। और वो स्लो हो जाती है ताकि उसके जो भी डिपॉजिट्स हैं, है ना, वो